हेलो एंड वेलकम ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। जो स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज में हम लोग राउंड द ईयर सारे मंथ की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर लें। जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, जो वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस है वो इंडिया में 45 इयर्स के गैप के बाद शेड्यूल हुई थी, होने जा रही थी, तो वो कौन सी जगह पे हुई है? तो वो बेंगलुरु में हुई है। ये जो वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी जो कांग्रेस है, इसको वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस जो है वो कंडक्ट कराता है, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। लास्ट टाइम ये जो कन्वेंशन थी ये इंडिया में 1974 में हुई थी और उसके बाद अब 2020 में हुई है। सो वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस कहाँ हुई है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया नेशनल साइंस डे हर साल फरवरी 28 को मनाता है, किसकी डिस्कवरी की याद में? तो आंसर है सीवी रमन। हम लोग हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। उनकी कौन सी डिस्कवरी के लिए? रमन इफेक्ट। उन्होंने रमन इफेक्ट का थ्योरी दिया था सर सीवी रमन ने। और इस साल 2020 में जो नेशनल साइंस डे था उसका थीम था विमेन इन साइंस हिस्ट्री। विमेन इन साइंस हिस्ट्री 2020 का वर्ल्ड साइंस डे का थीम था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोसिस एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ आयुष था, वो कहाँ कंडक्ट कराया गया? तो वो इंडिया में हुआ। ये अब तक का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस था ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, जो न्यू दिल्ली में हुआ और इसमें 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। जो आयुष है, आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुष हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एंड टर्मिनोलॉजीज अगर पूछा जाए कहाँ हुआ, तो न्यू दिल्ली में हुआ और इंडिया ने होस्ट किया इसको। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज इंद्रधनुष है, ये जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है कौन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में? इंडिया एंड यूके। इस साल इसका जो 5th एडिशन था 2020 में, वो गाजियाबाद में हुआ। जिनको नहीं पता, गाजियाबाद इज इन उत्तर प्रदेश, तो गाजियाबाद में हुआ हिंडौन एयरफोर्स स्टेशन में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेंसस कंडक्ट किया गया था डॉल्फिन्स को काउंट करने के लिए गहीरमथा मैराइन सेंचुरी में। तो ये सेंचुरी गहीरमथा जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो वो उड़ीसा में है। जो गहीरमथा है नॉर्मली भी बहुत बार न्यूज़ में आता है, क्योंकि ये पार्ट है भितरकनिका नेशनल पार्क का। भितरकनिका नेशनल पार्क का ये पार्ट है और भितरकनिका नेशनल पार्क जो है ये बहुत बार न्यूज़ में होती है ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए। हर साल जब भी वो टर्टल्स इस यहाँ आके हैच करते हैं तो ये न्यूज़ में बहुत रहता है। तो भितरकनिका नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो वो भी उड़ीसा में है, और अगर गहीरमथा पूछा जाए तो वो भी उड़ीसा में है। और यहाँ पे डॉल्फिन का सेंसस हुआ था और डॉल्फिन जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN की रेड लिस्ट में। IUCN की रेड लिस्ट में उसकी कैटेगरी आपको याद रखनी है। सेंसस कहाँ हुआ था? हर साल अगर कोई ऐसी न्यूज़ जो किसी सेंसस से रिलेटेड हो, पर्टिकुलरली किसी भी उस एनिमल के लिए जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिजर्व करने की बार बार बात करती हो, तो वो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और ऐसे भी 15 अगस्त को हमारे PM ने पहले भी बात की थी कि डॉल्फिन के लिए वो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे बहुत जल्द, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इनपुट नहीं मिला है। बट स्टिल आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि सेंसस जो हुआ कहाँ हुआ? गहीरमथा में हुआ। वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ठीक है, और उसी के साथ रिलेटेड भितरकनिका है, तो आपको इसको भी याद रखना है।
सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। February 25 को फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई इंडिया ने नेशनल वॉर मेमोरियल की। नेशनल वॉर मेमोरियल कहाँ पे है? तो वो न्यू दिल्ली में है। इसको 2019 में ओपन किया गया और ये इंडिया गेट के ठीक पीछे है। और इस मॉन्यूमेंट को वीरता चक्र भी कहते हैं और इसमें 6 इंपॉर्टेंट बैटल्स को उन्होंने डिपिक्ट किया है और वो बैटल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई हैं उनको डिपिक्ट किया गया है वहाँ। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी न्यूज़ में है, तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी न्यूज़ में है। तो और वीरता चक्र, और ये 2019 में ओपन हुआ और अब इस ईयर इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा टेम्परेचर कंट्रोल जो एग्रो प्रोडक्ट्स और फार्मा प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए जो फैसिलिटी है कहाँ पे लॉन्च की गई? तो वो मुंबई में लॉन्च की गई। ये इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कोल्ड जोन है इंडिया का जो उन्होंने लॉन्च किया है और ये मुंबई एयरपोर्ट पे है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे करंट चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो आंसर है संजय कोठारी। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे क्योंकि ये सर्च कमेटी के पार्ट थे और जब इनको अपॉइंट किया गया तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई। और आपको मैं सीवीसी से रिलेटेड थोड़े फैक्ट बता दूं कि जो सीवीसी है गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि करप्शन रोकने के लिए बनाई गई है और इसको 1964 में संथानम कमेटी ने रेकमेंड किया था। कितनी बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि ये न्यूज़ में था बार बार। तो इसको किसने रेकमेंड किया? संथानम कमेटी ने 1964 में। ये इससे रिलेटेड पहला फैक्ट है। सेकंड फैक्ट जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि ये ना कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए कि कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और जो हमारा चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? तो उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुआ वो कहाँ पे हुआ इस साल? तो वो गांधीनगर में हुआ। अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट इंडिया होस्ट करता है तो वो बहुत क्रूशियल हो जाता है एग्जाम के लिए। आपको याद रखना है कि वो कहाँ हुआ, तो वो गांधीनगर में हुआ इन गुजरात। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का कौन सा पहला एयरपोर्ट है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री, अपने आप को फ्री डिक्लेयर किया है? तो वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन होता है? 5 जून को। तो 5 जून को इसने अपने आप को डिक्लेयर किया फ्री ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथेरन कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? मैथेरन महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये इंडिया का स्मॉलेस्ट हिल स्टेशन है। ये इंडिया का स्मॉलेस्ट हिल स्टेशन है और ये ऑटोमोबाइल फ्री जोन है। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे 125 साल बाद 140 रेयर स्पीशीज मिली हैं बटरफ्लाइज की, जिसमें कि 77 ऐसी बटरफ्लाइज थी जो फर्स्ट टाइम देखी गई। तो ये हिल स्टेशन न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो कब मनाया जाता है? बायोफ्यूल्स को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है क्लाइमेट के प्रोस्पेक्टिव से। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 10 अगस्त। और ये सर रुडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने 1893 में पहला पीनट ऑयल से इंजन चलाया था। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं कि जैसे ये नेम हो गया रुडोल्फ डीजल का, कि अगर वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है तो किसके नाम पे मनाया जाता है, किसकी रिसर्च को ऑनर करने के लिए मनाया जाता है। और इंडिया में इसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मनाता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से मोबाइल ऑपरेटर ने अल्ट्रा फास्ट 4G सर्विसेज अंडमान निकोबार में लॉन्च की हैं? तो भारती एयरटेल ने की हैं। ये इज़ द करेक्ट आंसर।
इंडिया में इनमें से कौन सा लॉ है जो कोपार्सिनरी स्टेटस विमेन को देता है? कोपार्सिनरी स्टेटस का मतलब कि डॉटर्स और सन जो हैं वो इक्वल हैं प्रॉपर्टी में, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है दोनों के लिए दोनों का उसमें बराबर का हक है। तो इसका आंसर है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, सी इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली NIIO को लॉन्च किया, इसमें जो फर्स्ट आई है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो उसकी फर्स्ट आई की फुल फॉर्म है इनोवेशन, ये है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। येलो चेन को इंडिपेंडेंस डे पे कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया इनमें से? तो आंसर है नागालैंड। जो येलो चेन है ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसको उन्होंने लॉन्च किया लोकल बिजनेस को और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन से क्रिकेटर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया अगस्त 2020 में? तो आंसर है महेंद्र सिंह धोनी एंड सुरेश रैना ने। उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी रिटायरमेंट घोषित की थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चिंगम है वो कौन सी स्टेट का कैलेंडर मंथ की स्टार्टिंग है? तो केरला की। जो मलयालम कैलेंडर है उसका जो फर्स्ट मंथ है वो चिंगम है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कब रखा गया? तो आंसर है 1985। अभी आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली ही जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने जुलाई में लॉन्च की थी उसमें उन्होंने इसका नेम चेंज करके फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया है। पहले इसको HRD मिनिस्ट्री कहते थे, अब इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहने लगे हैं फिर से। लेकिन स्टार्टिंग में भी इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था, लेकिन जब राजीव गांधी PM बने 84 में तो उन्होंने इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया 1985 में। और उस समय जो उन्होंने इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रख दिया, 85 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रख दिया। और जो पहले मिनिस्टर ऑफ HRD थे वो PV नरसिम्हा राव थे, तो वो PV नरसिम्हा राव थे। तो आपको इस फैक्ट को याद रखना होगा। ये आपको क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है, या तो ये पूछा जा सकता है कि अभी मतलब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया। और पहले भी इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री था, लेकिन 85 में इसको चेंज किया गया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में किन किन चीज़ों का? तो आंसर है सी, फ्रूट और व्हीट दोनों में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और वेजिटेबल में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सबने सुना होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट गवर्नमेंट स्टार्ट करने जा रहा है फॉर ऑल नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए, तो इसको कौन कंडक्ट कराएगा? तो इसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट कराएगी, डी इज द करेक्ट आंसर। उसके लिए NRA को अप्रूव किया है कैबिनेट ने कि वो एजेंसी फॉर्म होगी जो CET का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। और अभी CET सिर्फ 3 पोस्ट के लिए होगा, SSC के लिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के लिए और IBPS के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है उसको किसने कंडक्ट कराया? नॉर्मली भी इसको कौन कंडक्ट कराता है? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कंडक्ट कराती है, ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सुमित नागल है वो कौन सी स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? इनके ऊपर क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड है। ये टेनिस के प्लेयर हैं, क्योंकि इस साल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे, क्योंकि जो 2020 का US ओपन हुआ उसके सेकेंड राउंड तक ये पहुंचे, और सेकेंड राउंड में इन्होंने ये हार गए डोमिनिक थीम से, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये इंडिया के प्लेयर हैं, किस चीज़ के? टेनिस के। और इस बार US ओपन में ये काफ़ी न्यूज़ में रहे क्योंकि सेकेंड राउंड तक गए और डोमिनिक थीम से हार गए। और ये जिनसे हारे हैं ये इस साल इनको मेन सिंगल का टाइटल मिला है। इस साल का US ओपन का मेन सिंगल का टाइटल डोमिनिक थीम को मिला है। इन्होंने अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराया था इन फाइनल्स।
तो आपको इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि ये मेन सिंगल के विनर हैं और सुमित नागल जो हैं वो इंडिया के टेनिस के प्लेयर हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नामत बसाई एक प्रोग्राम है जिसमें ट्राइबल चिल्ड्रंस को पढ़ाया गया और ये न्यूज़ में रहा। कौन सी स्टेट ने इसको लॉन्च किया? तो इसको केरला ने लॉन्च किया। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रोग्राम ने फोकस किया कि बच्चों को, जो ट्राइबल बच्चे थे उनको उनकी मदर टंग में पढ़ाया। तो बहुत सारे बच्चे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े और गवर्नमेंट का जो अभी जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसका भी थीम यही है कि वो बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नौखाई एक एंशियंट हार्वेस्ट फेस्टिवल है कौन सी स्टेट का? तो ये उड़ीसा का फेस्टिवल है। नौखाई का मतलब है कि नौ का मतलब है जो नया और खाई का मतलब ईट हो गया। तो उस समय जो उनके पास जो न्यू राइस की क्रॉप आती है उसकी सेलिब्रेशन में वो लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं एज अ थैंक्स गिविंग। तो उड़ीसा में ये फेस्टिवल होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सोफिया पोपोव जो है उन्होंने विमेन ब्रिटिश ओपन जीत के पहली फीमेल गोल्फर बनी कौन सी कंट्री से? तो जर्मनी से। आपको 20 द करेक्ट आंसर। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सोफिया पोपोव न्यूज़ में थी किस चीज़ की प्लेयर हैं? तो वो गोल्फ की प्लेयर हैं और कौन सी कंट्री से हैं? तो जर्मनी से हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जिसको गवर्नमेंट ने अगस्त में कॉन्स्टिट्यूट किया, अभी फिलहाल में नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन को गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया, उसके चेयरमैन कौन होंगे? उसके चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होंगे। जो भी चीज़ लेटेस्ट होती है उसी के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर अराइज होते हैं। तो नेशनल काउंसिल का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो यूनियन मिनिस्टर होंगे और जो उसके वाइस चेयरपर्सन होंगे वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो एक्सपोर्ट प्रेपेडनेस इंडेक्स है जिसको नीति आयोग ने रिलीज किया, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि एक्सपोर्ट प्रेपेडनेस इंडेक्स जो है उसको कौन लॉन्च करता है? तो नीति आयोग लॉन्च करता है। उसने इनमें से कौन सी स्टेट्स को बेस्ट परफॉर्मर्स का अवार्ड दिया? तो है कोस्टल स्टेट्स को। उसने कहा कि जितनी भी कोस्टल स्टेट्स हैं वो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं और कोस्टल स्टेट्स में भी उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को ज़्यादा बेस्ट बताया। जो लैंडलॉक थी उनमें राजस्थान का नाम था और जो हिमालयन स्टेट्स थी उसमें उत्तराखंड को टाइटल मिला। सो बेस्ट स्टेट्स कोस्टल स्टेट्स थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जिनमें अभी भी वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन पाया जा रहा है? तो आंसर है बी और सी, यानी कि डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि WHO ने पूरी दुनिया को 6 रीजन्स में बांटा हुआ है जिसमें से कि खाली सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही 2 कंट्रीज बची हैं। उसके बाकी सारे रीजन्स जितने भी हैं वो सारे पोलियो फ्री हो गए हैं क्योंकि इस साल अफ्रीका भी पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। तो केवल यही 2 कंट्रीज रह गई हैं। इंडिया को अगर आपको क्वेश्चन है इंडिया को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया गया था? 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो डिजी लॉकर है वो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है कौन सी मिनिस्ट्री का? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT का। जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के उनके ऊपर बार बार क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो डिजी लॉकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का इनिशिएटिव है। इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चंस है वो कंक्लूड हो गए। अब हम अपने टेबुलर वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे जो कि है बायोस्फीयर रिजर्व्स। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है जो बहुत सिंपल है कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में? 18। और उसमें से जो 12 हैं वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में यूनेस्को के अंडर लिस्टेड हैं। तो यूनेस्को हर साल पिक करता है। तो इंडिया से टोटल 18 में से 12 को यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बनाया हुआ है। सो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने इन सबको एक क्रोनोलॉजी में रखा है कि फर्स्ट कौन सा बना फिर कौन सा बना, तो आप इजीली याद रख पाएं। आपको मेन इसमें क्या याद रखना है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है और एक कौन सी स्टेट में है। लेकिन मैंने साथ में इसीलिए ये रखा है कि अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर पाएं। जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था और ये कर्नाटका में है।
लेकिन इसकी लोकेशन में बहुत सारी स्टेट्स के पार्ट्स आ जाते हैं, तो ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका तीनों की बाउंड्री को टच करता है, लेकिन मेनली ये कर्नाटका का पार्ट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी जो मस्क डियर और स्नो लेपर्ड है, इसके लिए बहुत जाना जाता है। ऐसे ही जो नॉकरेक है, नॉकरेक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि नेम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मेघालय में है। इसमें रेड पांडा पाया जाता है। हुलॉक गिबन मंकी है, वो पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये अपने नाम से ही बता देता है कि ये अंडमान एंड निकोबार में सिचुएटेड है। ये भी मैन बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अभी तक हमने जो चारों देखे, ये चारों को यूनेस्को ने सिलेक्ट किया गया है, नीलगिरी, नंदा देवी, नॉकरेक और ग्रेट निकोबार को। फिर गल्फ ऑफ मन्नार आ जाता है। जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो तमिलनाडु में है। और गल्फ ऑफ मन्नार का एक मैमल है जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है, डुगोंग। इसको सी काउ भी कहते हैं। कितनी बार पूछा जाता है इनमें से कौन से को सी काउ कहा जाता है, तो इसको सी काउ भी कहा जाता है। और ये मेनली गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहाँ पे है, ये असम में है। जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है वो वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं, अक्सर ही न्यूज़ में रहता है। तो आपको पता होना चाहिए सारे इंपॉर्टेंट जगह कहाँ हैं। जो मानस है वो असम में है। ऐसे जो सुंदरबन है, तो सुंदरबन ऐसे भी सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है वो भी सुंदरबन ही है। वो जो डेल्टा है, रिवराइन डेल्टा है वो भी वहीं पे सिचुएटेड है। कुछ पार्ट उसका बांग्लादेश में है और कुछ इंडिया में है। ये भी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। और सुंदरबन जो है वो अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है। रॉयल बंगाल टाइगर उसकी आइकन स्पीशीज है। कुछ कुछ का मैं आपको स्पीशीज बता रही हूँ। अगर मैं सबका बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं वो बता रही हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर सिमलीपाल को भी बहुत, जैसे नॉकरेक को बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट में है, ऐसे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी बहुत सारे एग्जाम्स में कंटिन्यूसली रिपीट होता है। तो ये उड़ीसा में है और ये भी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का पार्ट है। दिब्रू सेखावो जो है वो असम में है। तो असम में हम अभी तक 2 को पढ़ चुके हैं, मानस को और दिब्रू सेखावो को। तो आप इन चीज़ों को भी माइंड में रखें कि कौन सी स्टेट्स में मतलब एक से ज़्यादा है। कई बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा होता है, लेकिन अगर आपको याद होगा तभी आप उसको मार्क कर पाओगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दिहांग दिबांग जो है वो, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब आते हैं हम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पे। ये मध्य प्रदेश में है और ये भी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का पार्ट है। और ये चिंकारा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। चिंकारा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर कंचनजोंगा जो है, कंचनजोंगा सिक्किम में है। 2000 में इसको नोटिफाई किया गया। ये भी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का पार्ट है। और ये भी हाई अल्टीट्यूड पे रिलेटेड है। हाई अल्टीट्यूड पे हैं, जितने भी हाई अल्टीट्यूड पे हैं उन पे स्नो लेपर्ड, ब्लू शीप, ब्लैक बियर, जो हिमालयन ब्लैक बियर होता है वो पाया जाता है। तो स्नो लेपर्ड के लिए ये, और जो नंदा देवी हमने पढ़ा था, ये दोनों में स्नो लेपर्ड पाया जाता है। अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो केरला में है। ये भी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का पार्ट है। और अगस्थामलाई भी बंगाल और एशियन टाइगर दोनों के लिए जाना जाता है। इसमें रॉयल बंगाल और एशियन टाइगर दोनों पाए जाते हैं। ऐसे जो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश और कुछ छत्तीसगढ़ के पार्ट में है। और ये भी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का पार्ट है। इसको मेनली जब एग्जाम में पूछा जाता है तो ज़्यादातर इसमें मध्य प्रदेश की ऑप्शन रहती है। अगर मध्य प्रदेश की ऑप्शन नहीं रहे फिर छत्तीसगढ़ की ऑप्शन है। जो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि इसमें दो ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जो सिर्फ इसी की एंडेमिक हैं। एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो केवल उसी स्टेट में पाया जाता है, और दूसरा है वाइल्ड
इंडियन एस, ये केवल कच्छ में ही पाया जाता है, वाइल्ड इंडियन एस, और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये भी वहीं है। तो कच्छ की ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। तो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व के साथ आपको दो स्पीशीज को याद रखना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और वाइल्ड इंडियन एस को, और ये गुजरात में है। अब कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। कोल्ड डेजर्ट जो इंडिया में है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है और लेह के कुछ एरियाज में है, लेकिन जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, शेषाचलम हिल्स, जो हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व है उसको 2010 में नोटिफाई किया गया। ये आंध्र प्रदेश में है और ये आंध्र प्रदेश का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है और ये रेड सैंडलवुड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर पूछा जाए कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व रेड सैंडलवुड के लिए फेमस है तो शेषाचलम है, जो तिरुपति जी का जो एक पिलग्रिमेज है वो भी इसी में सिचुएटेड है। अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट पे, जिसको इस बार एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इसको 2011 में नोटिफाई किया गया और ये मध्य प्रदेश में है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको 30 अक्टूबर 2020 को यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में ऐड किया है। तो इसको अभी रिसेंटली ऐड किया गया है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस साल या रिसेंटली किसको यूनेस्को ने अपने इस प्रोग्राम में ऐड किया है। ये हमारा 12th बायोस्फीयर रिजर्व हुआ जिसको कि यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में ऐड किया है। अगर पूछा जाए यूनेस्को ने ये प्रोग्राम कब स्टार्ट किया था, तो यूनेस्को ने ये प्रोग्राम 1971 में स्टार्ट किया था, जिसके अंदर अभी तक इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से जो 12 हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर आ चुके हैं और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। उनका एक क्रिटिकल हैबिटेट है क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें टाइगर्स थे, लेकिन 2009 के पास आते इन्होंने बहुत हैरानीजनक बात बता दी सबको कि वहाँ अब कोई भी टाइगर नहीं बचा, केवल 2 टाइग्रिस थी और टाइगर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी को अच्छा करके अब वहाँ टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी है, इसलिए इसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में सिलेक्ट किया गया है। सो इसी के साथ हमारे आज की डिस्कशन ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है, हम आपको तुरंत फीडबैक देंगे। अगर आपको इसमें कोई और एडिशन चाहिए या आप कुछ भी आपको डाउट है या आपको लगता है कि ये चीज़ और इम्प्रोवाइज़ होनी चाहिए, डू लेट अस नो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।